हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस मेंस 2026 अर्जुन मेंस बैच के मॉडल आंसर राइटिंग देखेंगे। टास्क नंबर 4 का। तो बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। टिप्पणी कीजिए। तो ये 8 अंक का है, 125 शब्द में आपको लिखना है। तो इसका मॉडल आंसर देखेंगे। सबसे पहले मॉडल आंसर की प्रस्तावना लिखेंगे 4-5 लाइन की। उसके बाद में मुख्य विषय पर आएंगे। भारत में निर्धनता एक बहुआयामी समस्या है। यद्यपि बेरोजगारी इसका एक प्रमुख कारण है, परंतु इसे एकमात्र कारण मानना उचित नहीं है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की आय शून्य या अपर्याप्त होती है, जिससे क्रय शक्ति घटती है और वह भोजन, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, जो सीधे तौर पर गरीबी को जन्म देता है। हालांकि निर्धनता के अन्य कई महत्वपूर्ण कारण भी मौजूद हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद में मुख्य विषय में कौन कौन से कारण आप बताएंगे। जैसे ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां जिन्होंने पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया था। दूसरा है सामाजिक कारण, जाति व्यवस्था, अशिक्षा और लैंगिक असमानता जो अवसरों को सीमित कर देती है, यानी उसको बांध कर रखती है या फिर उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होती है। आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों और आय का असमान वितरण और बढ़ती मुद्रास्फीति, ये सारे कारण हो सकते हैं बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए या फिर गरीबी को जन्म देने के लिए। जनसांख्यिकी कारण क्या है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो संसाधनों पर दबाव डालती है। अब इसमें कंक्लूड करेंगे। निष्कर्षतः बेरोजगारी निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारक अवश्य है, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता के कॉन्सेप्ट पर भी समग्र रूप से काम करना आवश्यक है। तो इस तरीके से आप अपना मेंस की कॉपी लिखेंगे और उसको अच्छे से डेकोरेट करके, जैसे आपकी हेडिंग डाली गई है तो उस तरीके से पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे 4-5 लाइनें। उसके बाद में मुख्य विषय में मेन बात लिखेंगे उस पर आधारित, और फिर निष्कर्ष बताएंगे। और निष्कर्ष में आप जानते हैं आगे की राह भी होती है कि कैसे इस चीज को दूर किया जा सके या इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, महासागर संसाधनों का भंडार है, एक संक्षिप्त नोट लिखें। ये भी आपका 8 अंक का था। महासागर पृथ्वी के 71% हिस्से को कवर करते हैं और विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का एक विशाल भंडार है। इन संसाधनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं देखेंगे। देखो, जैविक संसाधन है, इसमें मछलियां, प्लवक, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियां शामिल है। यह न केवल वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें दवाइयां भी बनाई जाती हैं और ये आपके खाद्य और पोषण सुरक्षा के अलावा दवाइयों के काम भी आते हैं। दूसरा है अजैविक और खनिज संसाधन। महासागरीय नितल में पॉलीमेटलिक नूडल्स, यानी जैसे मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और प्लेसर निक्षेप जैसे सोना, थोरियम आदि मिलते हैं। ऊर्जा संसाधन इसमें क्या हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओटीईसी भविष्य की स्वस्थ और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनमें आपका जीरो पोल्यूशन होता है, तो ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। निष्कर्षता है, महासागर न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से भविष्य के सतत विकास का मुख्य आधार भी है। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल था उसको भी ये आगे बढ़ाते हैं और उसके टारगेट को भी प्राप्त करने में मदद करते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन आपका। अब देखो, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको 200 अंकों में लिखना होगा। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको आरओ पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैच एक्टिव है। इसके अलावा आपका इलाहाबाद आरओ के बैच मिलेंगे और लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप हमारे बैच से अवश्य जुड़े। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। तो इसमें देखेंगे, इसका हमें उत्तर लिखना है 200 शब्दों में। 12 अंक का है ये। तो हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि कृषि में मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण को ऐसे लिखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा प्रोफाइल भूमि की तरह से लेकर आधार शैल
या बेड रॉक तक मिट्टी की लंबवत काट है जिसे विभिन्न परतों में बांटा जा सकता है। तो ये हॉरिजॉन्स हैं, इनके आधार पर बांटा गया है। कृषि में इनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है, जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता, ये हॉरिजॉन होता है। शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल में ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों की मात्रा सर्वाधिक होती है। कृषि के लिए ये सबसे उपजाऊ परत है जो पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उपलब्ध कराती है या प्रदान करती है। फिर है आगे जल धारण क्षमता। मृदा की विभिन्न परतें स्कर एच हॉरिजन या फिर उप मृदा जल को संचित रखने का कार्य करती है। गहरी और अच्छी संरचना वाली मृदा प्रोफाइल में पौधों की जड़ों को सूखे के दौरान भी नमी रखती है, यानी जब सूखा हो जाता है तो भी नीचे से नमी मिलती रहती है। जड़ों का विकास, यदि मृदा प्रोफाइल में कोई कठोर परत उथली है तो पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाएंगी, जिससे फसल का विकास अवरुद्ध हो सकता है। आगे इसमें लीचिंग की प्रक्रिया होती है। मृदा की गहराई यह निर्धारित करती है कि पानी के साथ घुलकर पोषक तत्व जड़ों की पहुंच से दूर नहीं जा रहे हैं, और निष्कर्षतः किसी भी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी, जैसे जलोढ़ मिट्टी में धान या काली मिट्टी में कपास, ये काफी हद तक उस क्षेत्र की मृदा प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यानी जिस तरीके की मृदा है उसी तरीके की आपकी फसल को बोया जाएगा या फिर उसमें रुपाई की जाएगी, जिससे कि अच्छी फसल तैयार हो सके, बैलेंस बना रहे। सफल कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा प्रोफाइल का वैज्ञानिक प्रबंधन अपरिहार्य है। जब आप सफल कृषि या खाद्य सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो मृदा प्रोफाइल का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि मृदा प्रोफाइल नहीं पता होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें रोपाई या फसल कैसे उगाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए 12 अंक का है और ये आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक बहुसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। ठीक है। वर्ष 2017 में म्यांमार सेना की हिंसक कार्रवाई के बाद लाखों रोहिंग्याओं को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा, जिससे दक्षिण एशिया के हाल के दशकों में सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक को जन्म दिया है। तो ये रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ भागे हैं? म्यांमार में जब सैनिक कार्रवाई हुई थी तो बांग्लादेश, रोहिंग्याओं की सबसे बड़ी आबादी लगभग 10 लाख बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जैसे कुतुब लोंग शिविर और भाषम 4 द्वीप पर निवास कर रही है। इस विशाल जनसंख्या ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, भूमि और पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। भारत में भी रोहिंग्या आए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली आदि में भी लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। यद्यपि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी मानवीय आधार पर कुछ राहत प्रदान की गई है। आगे है इसमें चुनौतियां, इसमें क्या क्या है? उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां है राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार घुसपैठ, मानव तस्करी, कट्टरपंथ और अवैध गतिविधियों की आशंकाएं मेजबान देशों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब यहाँ पे आगे है संसाधन संकट क्या हो सकते हैं। मेजबान देशों के स्थानीय संसाधनों, बुनियादी ढांचे और रोजगार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, क्योंकि ये लोग आ गए हैं, इनकी भीड़ बढ़ी है, जिससे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मानवाधिकार क्या है इससे संबंधित? शिविरों में अत्यधिक भीड़, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव दयनीय स्थिति पैदा करता है। निष्कर्ष इसमें क्या हो सकता है? रोहिंग्या संकट का स्थायी समाधान म्यांमार में उनकी सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक वापसी में ही निहित है। इसके लिए क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए, क्योंकि ये सारे म्यांमार से भागे हैं, तो म्यांमार को चाहिए कि वो अपने ही देश में इनको वापस बुलाए और उनको रहन सहन की सुविधाएं प्रदान करे। तो ये था हमारा टास्क 4 का सोल्यूशन, मॉडल आंसर राइटिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे सकते हैं, और हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डेली क्विजेज और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी अवेल कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।